नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। अब अगले आधे घंटे में देखिए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। शुरुआत इस शो की 4 बड़ी खबरों से। विकास भदौरिया के साथ देखेंगे आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने केजरीवाल की काबिलियत पर उठाए सवाल। सुनील झा के साथ देखेंगे दंगों पर चर्चा के दौरान संसद में कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बीजेपी ने दंगों की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। राजन सिंह के साथ देखेंगे मायावती ने मुलायम से गठबंधन से किया इनकार, कहा लालू और मुलायम सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उमेश पाठक बताएंगे कि सरस्वती को खोज रही हैं देश की जल संसाधन मंत्री उमा भारती। आगे आज की सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल क्या पार्टी चलाने के काबिल नहीं है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल के नेतृत्व में बढ़ नहीं पाई पार्टी। Arvind is a great leader. He's a great campaigner. But in my opinion, he lacks organizational ability. He doesn't have that kind of competence which can spread the message of the party all over India. दिल्ली लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव के लिए दोबारा तैयारी करने में जुटे केजरीवाल को शांति भूषण ने बड़ा झटका दिया है। शांति भूषण ने कहा है कि आप में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। What gave a big setback to the party was his decision to resign from the post of chief minister in spite of the fact that no confidence motion had been brought by anybody. But that was a sign of immaturity. 88 साल के शांति भूषण आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और जनता पार्टी की सरकार में वो देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने शांति भूषण के बयान को किया खारिज, कहा पार्टी बयान से सहमत नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो टीवी चैनलों पर शांति भूषण के बयान से सहमत नहीं है। शांति भूषण के आरोप का जवाब देते हुए पार्टी ने कहा है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल की इच्छा के खिलाफ लोकसभा में इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसा लगता है कि शांति भूषण हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने से नाखुश हैं। पार्टी के मुताबिक ये उनके निजी विचार हैं, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की कमेटी ने हरियाणा में चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पार्टी का ये भी कहना है कि चूंकि पार्टी में शांति भूषण की पहुंच हर सदस्य तक है, इसलिए वो उम्मीद करते हैं वो सीनियर नेता होने के नाते अहम मुद्दे पार्टी के अंदर उठाते। उन्होंने शांति भूषण के सार्वजनिक बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये उनकी निजी राय है और बेहतर ये होता कि ये निजी राय सार्वजनिक एक्सप्रेस करने के बजाय वो पार्टी के भीतर इसकी चर्चा करते। मौका देखकर बीजेपी और कांग्रेस ने शांति भूषण के बयान को लपक लिया और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में दंगों पर बहस के दौरान कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद दंगाइयों को मिली है ताकत। बीजेपी ने की दंगों की जांच के लिए एसआईटी की मांग। इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण से पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार आने के बाद दंगाइयों को ताकत मिली है। संसद में सरकार ने देश भर में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा भी दिया, जिसके मुताबिक 2012 में 668, 2013 में 823 और 2014 में जून तक 308 घटनाएं हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के दौरान जिक्र भी हुआ। सरकारी आंकड़ों में यूपी में 2012 में 118, 2013 में 247 और इस साल जून तक सांप्रदायिक हिंसा की 56 घटनाएं हुई हैं। ये सरकार आने के बाद जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं उनको ऐसी ताकत मिली है, हम कुछ भी करेंगे तो ये सरकार हमको निभा लेंगी, हमारे साथ रहेगी। संसद में सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर पिछले हफ्ते कांग्रेस ने हंगामा किया था और राहुल गांधी वेल में भी आ पहुंचे थे। आज संसद में राहुल गांधी तो मौजूद थे, लेकिन बोलने वालों की सूची में उनका नाम नहीं था। देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर सोनिया गांधी ने फिर साधा है मोदी सरकार पर निशाना। सोनिया गांधी ने कहा है कि नई सरकार के राज में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं।
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये सरकार मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी में नई जान फूंकने की भी कोशिश की। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि आंतरिक विरोध छोड़कर संगठन को मजबूत करना है और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सोनिया गांधी ने कल भी मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की देश भर में कोशिश की जा रही है। देश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने भी बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला है। ममता ने कहा है कि कुछ पार्टियां दंगा करवाना चाहती है, लेकिन उनकी सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শান্তিপূর্ণভাবে করবেন। কোনো রাজনৈতিক দল হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে, কোনো দাঙ্গা হিন্দুও করবেন না, মুসলমানও করবেন না। দাঙ্গাকে আমি কিন্তু বরদাস্ত করি না। দাঙ্গা যে করবে তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिशों में जुटी है। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के नेता एम तम्बी दुरई को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया। कांग्रेस को नहीं मिला ये पद। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके के एम तम्बी दुरई को डिप्टी स्पीकर का पद आज मिल गया। तमिलनाडु की सीएम और पार्टी प्रमुख जयललिता के बेहद करीबी हैं तम्बी दुरई। इस चुनाव की खास बात यह है कि तम्बी दुरई को डिप्टी स्पीकर बनाकर मोदी ने संसद में विरोधी खेमे से जयललिता को तोड़ लिया। इसका फायदा बीजेपी को राज्यसभा में हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में कम संख्या होने के कारण बीजेपी को एआईएडीएमके का साथ काफी अहम होगा। बड़ी बात यह है कि लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला। कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिला है। फिलहाल ये पद भी खाली है। जज बनाने का बिल आज लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में जजों की नियुक्ति के मौजूदा कोलिजियम सिस्टम को बदलने का इंतजाम किया गया है। बिल के तहत जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यों का न्यायिक आयोग बनेगा। इनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, कानून मंत्री और 2 ऐसे लोग शामिल होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस मिलकर चुनेंगे। न्यायिक आयोग के 6 में से 2 सदस्यों ने अगर किसी उम्मीदवार के नाम पर ऐतराज कर दिया तो उसे जज नहीं बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा जजों की नियुक्ति के तरीके को बदलने का खुलकर विरोध कर चुके हैं। मायावती के साथ हाथ मिलाने की लालू की सलाह पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि लालू मायावती का हाथ पकड़कर ले आए, मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। यूपी में कभी पिछड़ों की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह और दलितों की राजनीति करने वाली मायावती साथ साथ थे और 1995 तक दोनों साथ साथ सरकार भी चला रहे थे। लेकिन जून 1995 में लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि करीब 20 साल बाद भी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं पसंद करते। स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती पर समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया था, क्योंकि मायावती ने यूपी की समाजवादी पार्टी को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया था। जाहिर है मुलायम तो मायावती के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मायावती भी मुलायम से हाथ मिलाने को तैयार हैं? एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बारे में लालू और मुलायम के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए मायावती ने कहा है कि मैं दोनों यादवों लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को ये बता देना चाहती हूँ कि उनके लिए सत्ता पहले होगी, लेकिन मेरे लिए मान सम्मान पहले है और सत्ता बाद में है। उसने ये कहा लालू प्रसाद यादव ने कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए तो सत्ता सेकेंडरी चीज है, मान और सम्मान पहली चीज है। जाहिर है मायावती के इस तल्ख बयान से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे लालू और मुलायम को तगड़ा झटका लगा है। जिसका नाम ले रहे हैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, उनके बारे में कभी बोला नहीं, लेकिन वो तो बोल रही हैं आपके बारे में। मुझे खुशी मेरा नाम जा रहा है। हाजीपुर में नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर आए लालू यादव ने 2 दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बनाया है, ठीक उसी तरह मायावती और मुलायम को भी एकजुट होना चाहिए। जो गलत हाथ होना गया उसको मुक्त करना। और जो हम लोग का गठबंधन हुआ, महागठबंधन, इसका मैसेज सारे देश में गया।
हर राज्य में गया। नहीं, लालू और नीतीश कुमार ने अच्छा पहल किया, वो झारखंड में गए। अब इस समारोह के माध्यम से मायावती और माननीय मुलायम सिंह से अपील है कि आप जल्दी आप लोग ही महागठबंधन करिए। अब एक बात तो साफ है कि मायावती कम से कम मुलायम से हाथ मिलाने नहीं वाली, तो ऐसे में क्या मुलायम कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे? आगे बढ़ेंगे और अगली खबर में मोदी की ललकार पर आया है पाकिस्तान का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का दिया है पाकिस्तान ने जवाब। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मसले पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से छपी खबरों में पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर बेबुनियाद आरोप दोहराए गए हैं। पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की हमेशा से निंदा करता रहा है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है, जिसके 55,000 नागरिक और 5,000 सैनिक आतंकवाद के कारण मारे गए हैं। ऐसे में भारत के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से लगाए गए आरोप बेहद ही अफसोसनाक है। बयान में आगे कहा गया है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचना चाहिए, इसके बजाय मसलों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस बयान का पाकिस्तान ने जवाब दिया है, मोदी ने वो मंगलवार को लेह में दिया था। मोदी ने कहा था कि हमारा पड़ोसी सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए वो आतंकवाद का सहारा लेता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खोती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पित्तल और चिनाज पोस्ट के बीच का ये वही इलाका है जहां बीती रात पाकिस्तान ने 1:30 बजे से 4 बजे तक फायरिंग की है। कल की जो फायरिंग हुई थी वो एक छोटे आर्म से शुरू हुई थी, जिसकी रिटेलिएशन पहले बीएसएफ ने नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही फायरिंग बढ़ी और ज़्यादा फायर होने लगा, उसके बाद बीएसएफ ने यहाँ पर जो है इसकी जवाबी कार्रवाई दी है। अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ एक शेल्स जो है यहाँ गाँव में गिरे हैं, पास के गाँव में गिरे हैं। गाँव में दहशत है और इसी बीच सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर तैनाती जो है बीएसएफ की, उनको अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ बीएसएफ फायरिंग को और फायरिंग की आड़ में की जा रही घुसपैठ को करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट। अजीत पवार के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री बबनराव पाचपुते ने बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व आदिवासी मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता बबनराव पाचपुते ने कहा है कि वो एनसीपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी में रहना है नहीं रहना तो हम तय करेंगे, किंतु हमारे नेता कार्यकर्ता की अभी एक है कि अभी पार्टी का सिंबल नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। बबनराव 1991 से लगातार शरद पवार के साथ जुड़े रहे हैं। बबनराव पाचपुते जब उनका मंत्री पद छीना गया तभी से एनसीपी से नाराज चल रहे थे। बीजेपी के सभी सांसदों को कल सुबह आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने को कहा गया है। इस कार्यक्रम में सांसदों को सफेद कुर्ता पाजामा और काली टोपी पहनने को कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर सुबह 7 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी मुख्य अतिथि होंगे। ये कार्यक्रम रक्षाबंधन के मौके पर रखा गया है। आरएसएस इस तरह का कार्यक्रम हर साल आयोजित करता है। कार्यक्रम में सफेद कुर्ता पाजामा और काली टोपी को ड्रेस जरूर बनाया गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में काली टोपी पहनना और आना अनिवार्य नहीं रखा गया है। गंगा नदी में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंगा की सफाई पर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। गंगा की सफाई से जुड़े एक मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टीएस ठाकुर ने केंद्र सरकार की नुमाइंदगी कर रहे सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपने गंगा की सफाई को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन इस बारे में आप अभी तक कोई रोड मैप अदालत के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। तमाम ऐसे मसले हैं जिनमें तेजी दिखाना जरूरी नहीं, पर आप उन मसलों पर तेजी दिखाते हैं। पर इस गंभीर मुद्दे पर आप अदालत से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे हैं।
हालांकि बाद में केंद्र सरकार के वकील की दरख्वास्त पर अदालत ने इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते तक के लिए टाल दी। सरकार की तरफ से अदालत को यह भरोसा दिलाया गया है कि गंगा की सफाई से जुड़ी योजनाओं पर अदालत को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस मसले पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। हम कहते हैं जब भी होगा हम एक बार पूरी ताकत से इसको अविरल और निर्मल बना के दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना, मैं एक सन्यासी के नाते कह रही हूँ, ये काम समाज को ही करना होगा। मोदी सरकार ने देश के सामने जगाई है एक बड़ी उम्मीद। केंद्रीय जल संसाधन और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती ने कहा है कि सरस्वती नदी की खोज करेंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। इलाहाबाद में इन 3 नदियों का संगम कहे जाने वाले त्रिवेणी में स्नान भी किया होगा, लेकिन आज तक किसी ने सरस्वती नदी के दर्शन नहीं किए हैं। केंद्र सरकार की कोशिश सफल हुई तो जल्द ही आपको सरस्वती नदी के उद्गम और इसके बहाव के बारे में जानकारी मिल सकती है। 2 दिन बाद ही इसरो के साथ इसको लेकर हमारी बैठक होने वाली है। हम सरस्वती का रूट खोजेंगे। उमा भारती का कहना है कि इस काम के लिए उन्होंने वैज्ञानिक संस्थान इसरो की मदद मांगी है और उनको मदद मिलनी शुरू भी हो गई है। सरस्वती नदी का जिक्र वैदिक काल से होता आया है, लेकिन अब ये एक विलुप्त नदी है। वैदिक काल में जिस सरस्वती नदी का जिक्र होता है उसका बहाव हिमालय से निकलकर पंजाब और हरियाणा होते हुए राजस्थान और फिर मौजूदा गुजरात के कच्छ से अरब सागर तक माना जाता है। सवाल उठता है कि अगर हिमाचल, राजस्थान और कच्छ से बहने वाली नदी सरस्वती थी तो इलाहाबाद में किस सरस्वती के संगम का जिक्र हिंदू मान्यताओं में होता है? जो नदी खोजने की जो बात आई है ना, वो ऐसी नहीं आई है कि हम कोई नदी खोज देंगे और उसमें बहता हुआ पानी मिल जाएगा। वो नदी सूख गई, विलुप्त हो गई, धरती के नीचे चली गई और पानी जो है वो धरती में मिल गया। और पहले ये आस्था का एक विषय था और एक सरस्वती कूप भी मिलता है प्रयाग के किले में, और ये गंगा यमुना सरस्वती का मेल मानते हैं, त्रिवेणी संगम उसको इसलिए बोलते हैं। उमा भारती ने लोकसभा में कहा है कि हो सकता है कि सरस्वती नाम की कुछ और नदियां भी हो। फिलहाल मंत्रालय इसका पता लगाने में जुटा है। महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों के लिए आखिर राहत भरी खबर आई है। पेट्रोल की कीमतें 14 तारीख की मध्य रात्रि से 2 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगी। जी हां, तेल कंपनियों ने ऐलान कर दिया है कि 14 तारीख की मध्य रात्रि से 2 रुपये 18 पैसे जो है पेट्रोल का रिटेल सेलिंग प्राइस है उसमें कमी कर दी जाएगी। इसकी प्रमुख वजह बनी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से पिछले 15 दिनों के दौरान गैसोलीन की कीमतों में कमी आई है, उसकी वजह से जो है अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये जो फ़ायदा है पेट्रोल की कीमत पर इसको ग्राहकों तक पास ऑन किया है। इससे पहले 1 अगस्त को भी जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये 9 पैसे जो है रिटेल सेलिंग प्राइस कम किया था। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। चीनी मिलों को स्टॉक की 15% चीनी सीधे बेचने की छूट दी। अब तक चीनी सरकार की नीलामी प्रक्रिया के तहत ही बिकती थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने चीनी मिलों को सीधे चीनी बेचने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने चीनी मिलों से कहा है कि 3 हफ्तों में स्टॉक की 15% चीनी सीधे बाजार में शुगर मिल्स बेच सकती हैं। चीनी मिलों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा के रेट से चीनी बेचने को कहा है। सीधे बेची गई चीनी से मिली रकम का 30% किसानों को देने और बाकी 70% सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। गन्ना किसानों ने मोदी नगर, गाजियाबाद और नोएडा में चीनी मिल मालिकों के दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तालाबंदी का अभियान जारी रखा हुआ है। गन्ना किसानों की फसल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। ये भुगतान कुल मिलाकर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। गन्ना किसानों का कहना है कि जब तक ये भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम अपना तालाबंदी का अभियान जारी रखेंगे। किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। राजस्थान के पाली जिले में बाल बाल बचे 63 बस सवार, लूणी नदी के उफान में फंसी यात्रियों से भरी बस। राजस्थान के पाली जिले में जेतारण के पास यात्रियों से भरी बस लूणी नदी में आधी से ज्यादा डूब गई। बताया जा रहा है कि नदी के पास बस का संतुलन बिगड़ गया और बस 8 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, लेकिन स्थानीय लोगों और प्रशासन की मुस्तैदी से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं।
इराकी सुरक्षा बलों को और मदद देने के मकसद से अमेरिका ने 130 और सैनिकों को इराक भेजने का फैसला किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने ये ऐलान किया। इराक में कत्लेआम मचा रहे ISIS के आतंकवादियों से लड़ने में इराकी फौजें भी नाकाम साबित हो रही हैं। जिन इलाकों में ISIS के सुन्नी आतंकी घुसते हैं, वहां से इराकी सुरक्षा बल भाग खड़े होते हैं और ऐसे में बेगुनाह नागरिक मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हैं। अमेरिका ने इरबिल में अपने नागरिकों को बचाने के लिए ISIS पर हवाई हमला तो किया, लेकिन सीधे तौर पर वो कोई भी मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका से जो भी सैनिक इराक पहुंच रहे हैं, वो इराकी सुरक्षा बलों को सलाह देने तक ही सीमित रहेगा, यानी कि सीधे तौर पर ISIS से टक्कर नहीं लेगा। हॉलीवुड अभिनेता रॉबिन विलियम्स की मौत के केस में हुआ है खुलासा। पुलिस के मुताबिक बेल्ट से फांसी लगाकर विलियम्स ने की खुदकुशी। हॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता रॉबिन विलियम्स को उनके फैंस ने दी श्रद्धांजलि। 63 साल के रॉबिन की सोमवार को कैलिफोर्निया में मौत हुई थी। पुलिस को शक था कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है। हालांकि उनके परिवार के लोग और करीबी इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि वो पिछले 1 महीने से जबरदस्त डिप्रेशन में चले गए थे। 1997 में आई फिल्म गुड विल हंटिंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अभी विदा लेंगे। 20 ऑगस्टला मी सेकंड पोस्टर रिलीज करणार आणि ते पोस्टर मध्ये मी ट्रान्झिस्टर नाही घाललो।